नमस्कार बच्चों। 11th की परीक्षा शुरू होने वाली है, तो आप सबके लिए ये इकोनॉमिक्स के कुछ MCQ क्वेश्चंस। नाबार्ड कब स्थापित हुआ? व्हेन वाज नाबार्ड कंस्टिट्यूटेड? नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को स्थापित हुआ था। नाबार्ड जो है ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया एक इंस्टीट्यूशन है जो एग्रीकल्चर सेक्टर की इम्प्रूवमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। लेकिन नाबार्ड डायरेक्टली लोन नहीं देता, ये सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करता है और उनके पास लोन की अमाउंट अवेलेबल कराता है। उसके बाद बाकी सभी बैंक लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो नाबार्ड एक अपेक्स बॉडी है। जिस तरह से RBI सभी बैंकों का अपेक्स बॉडी होता है, उस प्रकार से जितने एग्रीकल्चर बैंक है उन सब एग्रीकल्चर बैंक का अपेक्स बॉडी या हायर अथॉरिटी होता है नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक कृषि है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज। जैविक कृषि धारणीय विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट होता है जिससे हम सब अपने रिसोर्स को इस प्रकार से यूज़ करते हैं जो हमारे लिए तो डेवलपमेंट का रीज़न होता है, बट आने वाले जनरेशन के लिए भी हम लोग सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें या फिर रिसोर्सेज को बचा के रखें। तो इस तरह के पर्पस को फुलफ़िल करते हुए जो डेवलपमेंट होता है वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से नगद फसल कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैश क्रॉप? कैश क्रॉप का मतलब जिसको बेसिकली ट्रेड पर्पस से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कपास, कॉटन कैश क्रॉप है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति मुख्यतः तक सीमित रही। ग्रीन रिवॉल्यूशन मेनली रिमेन्ड कन्फिन्ड टू। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था इंडिया में तो इस ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति के प्रभाव से केवल गेहूं और चावल के उत्पादन में ही वृद्धि की गई थी। इसलिए हम लोग ऐसा कहते हैं कि हरित क्रांति गेहूं और चावल के उत्पादन तक ही सीमित रही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा देश विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन? यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आप इसे सुधार के लिख लेंगे। ऑप्शन है पाकिस्तान, जापान, इंग्लैंड, इंडिया। तो पूरे वर्ल्ड में कॉटन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भारत है। नेक्स्ट, हरित क्रांति में सम्मिलित है। ग्रीन रिवॉल्यूशन इंक्लूड्स HYV सीड्स का ही यूज़ किया जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन में। कृषि यंत्रीकरण, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कृषि को मशीनीकरण करना। नेक्स्ट है केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरक के रूप का यूज़ करके प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। तो इन सभी को हरित क्रांति में सम्मिलित करते हैं, इसलिए यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? हु इज़ द फाउंडर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी हैं। लेकिन यही क्वेश्चन अगर विश्व के फॉर्म में आएगा तो वहाँ पे लिखेंगे नॉर्मन बोरलॉग। अगला क्वेश्चन नंबर 8, हरित क्रांति के दौरान किस प्रकार के बीज की प्रमुख भूमिका थी? विच टाइप ऑफ सीड्स प्लेड अ prominent role during green revolution? HYV seeds, high variety of yields। किस कृषि प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाने, पशुपालन एवं खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि को बढ़ावा दिया जाता है? एग्रीकल्चर मैकेनिज्म इज which production of diverse variety of crops, animal husbandry and food processing is given emphasis is known as। मतलब एक ही ज़मीन पे अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? हाउ मच परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर? तो भारत में 70% लोग कृषि पर आश्रित हैं।
भारत के राष्ट्रीय आय में कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना है? इन इंडियाज नेशनल इनकम व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड फील्ड्स अलाइड सेक्टर? 17.6। अपने देश की जो टोटल नेशनल इनकम होती है उसमें 17.6% कंट्रीब्यूशन केवल एग्रीकल्चर सेक्टर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई थी। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वॉज स्टार्टेड इन 1998-99। इस ड्यूरेशन में KCC या किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ किया गया था। श्वेत क्रांति के जनक हैं, फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन। श्वेत क्रांति का मतलब दूध के उत्पादन में क्रांति लाना, तो श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर कुरियन है। 14 नंबर। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फूड बाय डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय भारत सरकार द्वारा भोजन का मानकीकरण करता है। भारत में कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो भारत सरकार द्वारा भोजन का मानकीकरण मतलब ग्रेडिंग देता है? तो भारत में जो ग्रेड देने का काम करते हैं वो हैं द एगमार्क स्टैंडर्ड्स। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द टोटल व्हीट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड? गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। नंबर 16। डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोन इन अल्टरनेट रोज इन एन एग्जाम्पल ऑफ। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई गई विभिन्न फसलें इसका उदाहरण है। अगर हम लोग अलग अलग पंक्ति लगा के अलग अलग फसल उगाते हैं तो उसको इंटरक्रॉपिंग कहते हैं या अंतर फसल कहते हैं। When did ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन इंडिया? ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति भारत में कब शुरू हुई? भारत में हरित क्रांति 1966 में शुरू हुई। The Cabinet Committee on Economic Affairs increased the minimum support price of cotton to rupees dash per quintal for marketing season 2020-21। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA ने विपणन सीजन 2020-21 के लिए कपास को न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर कितने रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया? न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिनिमम रिटेल प्राइस ये होता है सरकार के द्वारा फिक्स किया जाता है, जिसमें वो मिनिमम प्राइस फिक्स कर दी जाती है जिससे कम मूल्य में प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं बेचना है। अगर मार्केट उतना मूल्य नहीं दे रहा है तो MSP प्राइस पर सरकार उस प्रोडक्ट को खरीद लेती है। 2020-21 के अनुसार कॉटन का MSP 5,825 फिक्स किया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट उद्योग विशेषताएं, समस्याएं और नीतियां के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। भारत में सर्वप्रथम आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? इन इंडिया फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? 1907 में हुई थी। नेक्स्ट है नवरत्न क्या है? व्हाट इज नोन एज नवरत्न? नवरत्न एक टैग है जो कि दिया जाता है कंपनीज़ को, तो निजी उपकरण प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, पब्लिक सरकारी इंटरप्राइजेस को, दोनों को या कोई नहीं। तो नवरत्न का जो टैग है वो दिया जाता है सरकारी इंटरप्राइजेस को, सार्वजनिक उपक्रमों को। किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं? विच ईयर इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? 1921 को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं। टाटा स्टील विश्व के कितने देशों में कार्यरत है? टाटा स्टील इज वर्किंग इन हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड? टाटा स्टील विश्व के 26 देशों में अपने प्लांट लगाकर कार्य करता है। 1950 में लघु औद्योगिक इकाई में निवेश की अधिकतम सीमा क्या थी? MSME। What was the maximum industrial unit in 1950 limit of investment in small? जो छोटे उद्योग होंगे उनके लिए इन्वेस्टमेंट करने का जो हाईएस्ट लिमिटेशन था वो क्या था? 5 लाख रुपए। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? When was Tisco established? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ऑफ इंडिया 1907 में गठित हुआ था। औद्योगिक नीति 1956 को किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 वर मेड
द बेसिस ऑफ विच 5 ईयर प्लान। तो 1956 दूसरी 5 ईयर प्लान का आधार था। 1951 1951 में पहला 5 ईयर प्लान आया और ये 1956 में ख़त्म हुआ और 1956 में ही दूसरा 5 ईयर प्लान लाया गया। 1956 की औद्योगिक नीति के उद्योगों को कितने वर्ग में बांटा गया था? इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 इंडस्ट्रीज वेर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? इंडस्ट्रीज वेर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। IPR 1956 में सभी इंडस्ट्रीज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। भारत की औद्योगिक नीति कब घोषित हुई? When was the India's first industrial policy declared? 1948 में भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई। इंडियन स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक was established on 2 अप्रैल 1990। भारत में लघु उद्योग के विकास करने के लिए बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई। हस्तक्रिया की प्रधानता है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ हैंडीक्राफ्ट इज इन। कुटीर उद्योगों में हस्तक्रिया की प्रधानता है। कॉटेज इंडस्ट्रीज। लघु उद्योग प्रायः स्थापित होते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज आर मोस्टली एस्टैब्लिश्ड इन शहरी क्षेत्रों में। अर्बन सेक्टर। छोटे उद्योग शहरी क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में समता हिस्सों को निजी क्षेत्र के हाथों में बेचना। गवर्नमेंट सेल शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। इस प्रक्रिया को विनिवेश कहते हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग हैं। स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इज हैंडलूम हथकरघा उद्योग। भारत का विदेशी व्यापार फॉरेन ट्रेड से अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ मॉडल किस देश के मॉडल को ध्यान में रखकर अपनाया गया? स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ इन द कंट्री इज अडॉप्टेड इन द व्यू ऑफ मॉडल ऑफ विच कंट्री? सेज मॉडल अपने देश में अपनाया गया चाइना से। चाइना में सेज मॉडल देख करके अपने देश में सेज मॉडल को अपनाया गया। सेज क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब इसके अंतर्गत ऐसे कुछ क्षेत्रों को चुन लिया जाता था जहाँ पे हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट विदेशी निवेश को आकर्षित कर सके। ऐसे क्षेत्रों में आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम किया जाता। इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ डेवलप होते हैं वहाँ विदेशी निवेश मिलता है। फेमा कब लागू हुआ? When was FEMA executed? FEMA 1 जून 2000 को लागू हुआ। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? When was World Trade Organization established? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 को की गई। निम्नलिखित में से किस देश को विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के बेस्ट प्रयोग करने वाला देश माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कंसीडर्ड फॉर द बेस्ट यूजर ऑफ वर्ल्ड नॉलेज इकोनॉमी? अमेरिका को विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था का सबसे बढ़िया प्रयोग करने वाला देश माना जाता है। विश्व बैंक जाना जाता है। वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो नोन एज IBRD, इंडियन बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अपने देश के मुद्रा का मूल्य विश्व के दूसरे देश की तुलना में घटाने को क्या कहते हैं? लोअरिंग द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू अदर करेंसी ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज डिवैल्यूएशन। अवमूल्यन। अवमूल्यन का अर्थ है अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम कर देना, रुपीज़ की वैल्यू को डिक्रीज कर देना। निम्न में से कौन से श्रेणी का निर्यात भारत में सर्वाधिक होता है? विच एक्सपोर्ट रीजन इंडिया हैज़ बिन एक्सपोर्टेड टू इट्स मैक्सिमम? हीरे जवाहरात डायमंड्स का निर्यात एक्सपोर्ट भारत से सबसे अधिक किया जाता है। शेष विश्व से आयात की जाने वाली वस्तुओं के घरेलू उत्पाद को प्रोत्साहित करके विदेशी विनिमय को बचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड by encouraging domestic production of imported goods to avoid the foreign exchange process is known as inner vision strategy। आंतरिक दृष्टि रणनीति कहलाती है। जब हम लोग विश्व से कुछ चीज़ों को मंगवाते हैं, अपने देश में खरीदते हैं, उसको अपने देश में बनाने को प्रोत्साहित करना, अपने देश में बनाने को ज़्यादा बढ़ावा देना है। इस तरह से विदेशी विनिमय फॉरेन एक्सचेंज को हम लोग बचा लेते हैं, दूसरे देश की जो हमारे पास करेंसी उसको बचा लेते हैं, और इस प्रोसेस को इनर विजन स्ट्रैटेजी कहते हैं। एक देश द्वारा अन्य देशों को अपनी वस्तु और सेवाओं को निर्यात करना तथा अन्य देशों से वस्तु एवं सेवाओं का आयात करना क्या कहलाता है?
by a country to other countries to export their goods and services and to import goods and services from other countries called direction of business, व्यापार की दिशा कहलाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कितने वर्षों में भारत का विदेशी व्यापार से अनुकूल दिशा में रहा? हाउ मैनी ईयर्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडियाज फॉरेन बैलेंस ट्रेड बैलेंस इज इन फेवरेबल कंडीशन। 2 वर्षों तक ही भारत का विदेशी व्यापार अनुकूल रहा, मतलब हमारी निर्यात हमारे आयात से अधिक रहे, हमारा एक्सपोर्ट हमारे इंपोर्ट से ज़्यादा रहा। किसी देश के आयात एवं निर्यात के अंतर को क्या कहते हैं? द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ एनी कंट्री इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन कहते हैं। भारत में आयात निर्यात अनुपात कितना है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट रेशियो इन इंडिया इज अप्रॉक्स 67%। विशेष आर्थिक क्षेत्र मॉडल कब लागू हुआ? स्पेशल इकोनॉमिक जोन वॉज फॉर्म्ड इन 2000। सेज, जिसके बारे में हमने अभी समझा, ये मॉडल 2000 में भारत में लागू हुआ और ये चीन से लिया गया है। सेज का अर्थ है विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इसमें से सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।